हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अभी तक हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की बात की थी, उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ आपकी बात की थी प्लेन्स की, और उसके बाद हमने हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को क्लासीफाई किया था। अब हम देख रहे हैं हिमालय को मैप के थ्रू। तो ये देखिए, हमने बात की थी कि हिमालय जो वेस्टर्न साइड से लेकर ईस्टर्न साइड तक फैला हुआ है। वेस्टर्न साइड सॉरी वेस्टर्न साइड में आप देख सकते हो कि हिमालय की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो ज़्यादा है, देखिए। और ईस्टर्न साइड में जैसे जैसे आप जाते हो ये चौड़ाई है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। शुरुआत में हमने देखा था कि इसको हमने बोला था 2400 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ जाते जाते ये 3 to 400 किलोमीटर हो जाता है। उसके बाद ये हिमालय की ये पूरी रेंज इस प्रकार से जाते हुए और इस साइड में पार्टिकल बना रही है। ओके, यहाँ पे गोर्ज बनाती है जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो अंदर की साइड में आ रही है, जहाँ पर इसको दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको हमने असम हिमालय के नाम से डिस्कस किया था। इसी की रेंज को यदि अलग अलग हम बात करें तो ये काराकोरम वाले जो ऊपर वाली रेंज है ये आपकी इनर वाला इनर हिमालय बन जाएगा, या हिमाद्री बोल सकते हैं। नीचे वाले को हमने मिडल हिमालय लेसर हिमालय बोला था, ठीक है। और फिर इससे नीचे वाले को शिवालिक रेंज, जैसे लिखा हुआ SHIWALIK शिवालिक रेंज। ओके, नाम यहाँ पे दे रखे हैं आपके। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने उसको कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय नाम से बोला था। फिर उसके बाद यहाँ पे वो आपका कुमायूं हिमालय हो गया था। कुमायूं हिमालय के बाद फिर ये नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय के बाद इधर साइड में नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आपका दियांग और जो तीस्ता रिवर थी उनके बीच का पार्ट है आपका आसाम हिमालय। ओके, अगले मैप में दोबारा से हम देखें तो वही पार्ट है। सबसे ऊपर जो अलग अलग रेंज है हिमालय की वो दिखा रखे हैं। यहाँ पे काराकोरम रेंज है, फिर जास्कर रेंज है, उसके बाद ये शिवालिक रेंज है। तो इसको आप हिमाद्री वाली रेंज, फिर मिडल हिमालय, फिर आपकी शिवालिक रेंज, और उसी के बीच में यहाँ पे वैलीज के अंदर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। इधर बहुत सारे दून्स हैं, जैसे देहरादून है, ये सारे दून्स यहाँ पे हैं। और ये फिर इसके अलग अलग पार्ट यहाँ पे, और फिर यहाँ से जो रेड लाइन में आ रही है ये आपकी रिवर यहाँ पे आ रही है, इधर एक गोर्ज बनाकर एकदम से दिहांग रिवर, जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से हम जानते हैं। अगला जो पार्ट करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है वो जो हिमालय है उसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो देखिए पीछे की साइड में यदि आप जाओगे तो ये हिमालय के साथ साथ की ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इसके साथ एक बाउंड्री बना रही है, ठीक है, हिमालय के साथ साथ प्रवाहित हो रही है। तो यानी कि ईस्टर्न मोस्ट रेंज हिमालय की ब्रह्मपुत्र रिवर बना रही है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज, जब ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से हिमालय के अंदर घुसती है तो वहाँ पे गोर्ज बनाती है। गोर्ज बोलते हैं कि वो एकदम से ऊंचाई से एकदम नीचे की साइड गिरती है। तो हिमालय की हाइट से वो नीचे की साइड प्लेन्स में आती है, तो एकदम हाइट से वो नीचे प्लेन्स में गिर रही है, जिसको गोर्ज बोलते हैं। द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। इस गोर्ज के बाद हिमालय एकदम से साउथ की तरफ मुड़ जाता है। दोबारा से हम मैप की तरफ चलें तो ये देखिए हिमालय यहाँ से आने के बाद एकदम से इधर साउथ की तरफ उसका बैंड हम देख सकते हैं, ये एकदम से इधर आकर, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम साउथ की तरफ मुड़ जाता है हिमालय। और उसके बाद जो ईस्टर्न बाउंड्री है इंडिया की, जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है उनके साथ ईस्टर्न बाउंड्री को फॉर्म करता है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स ऑफ द माउंटेन। तो हिमालय की जो ईस्टर्न बाउंड्री है उन सबको हम उन पहाड़ियों को हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जानते हैं, या ईस्टर्न हिल्स के नाम से जानते हैं। ये पूर्वांचल हिल्स में यदि मैप में आप देखोगे तो ये जो भी पटकई बूम है, सिल्कई दूम है, वो सारी इसमें आती हैं। अगले वाले मैप में हम दोबारा से क्लियर करेंगे। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये भी सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई हिल हैं, जिनको भी पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो फॉरेस्ट में बहुत ही डेंस हैं। दे मोस्टली रन एज दिस पैरेलल रेंज एंड द वैलीज। ये सारी हिमालय के पैरेलल रेंज के रूप में चल रही हैं। पैरेलल रेंज आप जान सकते हो कि एक रेंज इस प्रकार से काम करे, फिर उसी के पैरेलल एक दूसरी रेंज बन जाए, तो ये सारी आपकी पैरेलल रेंज बन जाएंगी। द पूर्वांचल कॉम्प्रोमाइज, द पूर्वांचल में जो हिल्स हैं उनका मेन नाम है आपकी पटकई हिल्स, नागई हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। ये इसकी इंपॉर्टेंट हिल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैप के अंदर दोबारा से हम देखते हैं इसको। ये देखिए आपकी पटकई बूम, नागा हिल, मिजो हिल, ये पूरी हिमालय के साइड में जब हिमालय इस प्रकार से इधर बैंड करता है, और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल के नाम से। नाम जैसे बता सकते हो कि ईस्ट में साइड में है तो ईस्ट को पूर्व बोलते हैं, तो पूर्व का अंचल पूर्वांचल इसको नाम दिया गया। ये आपका ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र में यहाँ अरुणाचल प्रदेश से जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है गोर्ज बनाकर, तो उसके बाद हिमालय एकदम से इस सही तरीके से साउथ की तरफ बैंड हो जाता है। और ये साउथ के सारे पार्ट को हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, जिसकी जो मेन हिल्स हैं वो आपकी पटकई बूम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स, और ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं, देखिए इस प्रकार से।
ओके, आगे मैप में हम दोबारा देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी दिहांग रिवर यहाँ से प्रवेश कर ये गोज बनाकर, फिर ये पैरेलल रेंज, 3 पैरेलल रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है, पटकई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ओके। और फिर इधर साइड में और इसमें हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, जो आपकी आसाम के अंदर है, ओके। अब हम दोबारा से प्लेन्स की तरफ आते हैं कि नदर्न प्लेन्स हैं उनको किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है। तो द नदर्न प्लेन्स हैज़ बीन फाउंड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। जो नदर्न प्लेन्स में हमने पहले बात की थी, एक बड़ा सा बेसिन बन गया था, तो उस बेसिन को फिलअप करने का काम 3 बड़ी रिवर ने किया है। उनका नाम है इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ओके। जो इंडस रिवर जो अपना प्लेन फॉर्म कर रही है वो अभी ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर है। गंगा रिवर वाला प्लेन आप देख सकते हो ऊपर उत्तराखंड से शुरू होता है, फिर आपका बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से होते हुए आगे बांग्लादेश तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का प्लेन है वो सारा हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, स्पेशली जो आसाम का बड़ा पार्ट है, वहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। इस प्लेन में जो मिट्टी पाई जाती है, चैप्टर नंबर 1 में इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स मिलती है, उसी सॉइल का एक पार्ट एलुवियल सॉइल है। आपने देखा होगा कि आप सब अलग अलग पार्ट से डिवाइड करते हो। साउथ में आप जाओगे तो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, उससे ऊपर तमिलनाडु वाले पार्ट में आप जाओगे तो आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। राजस्थान में आप जाते हो तो वहाँ पे डेजर्टिक टाइप की सॉइल है, उसका कलर अलग होता है, ब्राउनिश कलर होता है। तो यहाँ पे जो नदर्न प्लेन्स में जो सॉइल है उस सॉइल को एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। फुट हिल्स उनको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये हिमालय की लास्ट वाली रेंज है, शिवालिक रेंज। अब शिवालिक रेंज का जो नीचे का पार्ट है, जहाँ पर ये रिवर्स है वो नीचे उतर के आ रही हैं पहाड़ों से, तो उसको इसके फुट हिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे करोड़ों सालों में जो हिमालय की रिवर्स ने इन फुट हिल्स के अंदर जो रिवर्स को डिपॉजिट किया है, उससे इन प्लेन्स का निर्माण हुआ है। फॉर्म द फर्टाइल प्लेन, ये प्लेन है वो बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है एग्रीकल्चर के लिए, और ये टोटल एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया, जिसमें नदर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। द गंगेटिक प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन द घग्गर एंड तीस्ता रिवर। जब रिवर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो गंगेटिक प्लेन है वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच स्थित है। ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं जो जिसके बीच में ये इट स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आप हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्सली झारखंड, वेस्ट बंगाल के अंदर ये फैला हुआ है। पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। आसाम में जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ रिलीफ फीचर्स द नदर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन्स। रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग जो नदर्न प्लेन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ये सिंपल सा समझो तो तराई उस रीजन को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए पहाड़ों से इन रेंज से जैसे ही रिवर नीचे की तरफ आती है तो वहाँ पे जो पार्ट बनता है उसको तराई बोलते हैं। किसी टाइम इस तराई रीजन में बहुत ही डेंसली फॉरेस्ट होते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट हुआ तो उसके बाद एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इन डेंसली फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया गया है। तो जब एकदम से रिवर पहाड़ों से उतर के नीचे आती है तो वहाँ पर जिस प्रकार का जो रिलीफ फीचर मिलता है उसको हम तराई के नाम से जानते हैं, ओके। बांगर और खादर। बांगर जहाँ पे रिवर से जब जो पुराने प्लेन्स हैं उनको बांगर के नाम से जानते हैं। इस टाइप के प्लेन्स में क्या है कि बहुत सारे कंकर्स वगैरह होते हैं, जिसके कारण जो सॉइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती है। खादर प्लेन्स उनको बोलते हैं जब लगातार जो फ्लड वगैरह आते रहने से यहाँ पर जो रिवर्स है वो लगातार अपने सेडिमेंट्स को चेंज करती रहती है, जिसके कारण यहाँ की जो सॉइल है वो रिन्यू होती रहती है, बार बार नई होती रहती है, जिसके कारण ये बहुत ही फर्टाइल होती है, ओके। इसलिए इसको खादर के नाम से जानते हैं। भाबर तराई के बाद का जो रीजन है, जब तराई में एकदम से जो रिवर्स है वो विलुप्त हो जाती है और भाबर एरिया में आके जब वो दोबारा से हमें दिखाई देने लगती है तो उस पार्ट को आप भाबर के नाम से जान रहे हो। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विच लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। इट इज नोन एज द बाबर दी ऑल स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस बाबर बेल्ट। की बाबर बेल्ट के अंदर सारी की सारी जो रिवर्स की जो पार्ट है वो डिसअपियर हो जाती हैं। डिसअपियर कैसे हो जाती है कि आप देखोगे कि नीचे ऊपर ऊपर जो पेबल्स वगैरह होते हैं और रिवर्स है उसके नीचे से जाती हुई थोड़ी बहुत आपको दिखाई देती है, लेकिन मोस्टली डिसेंटिंग देखते हो तो रिवर्स है वो आपको लगती है कि एकदम से गायब हो गई है। तो इस प्रकार की बेल्ट को आप भाबर बोलते हो। और जब रिवर दोबारा से आपके सामने आती है तो उसको आप तराई बोलते हो। कि इस भाबर है, जैसे मान लीजिए ये भाबर बेल्ट है तो भाबर बेल्ट का साउथ क्या होगा, इस साइड में यहाँ पे रिवर है वो एकदम से डिसअपियर हो गई है। और डिसअपियर होने के बाद जब ये रिवर दोबारा से अपीयर होती है तो अपीयर होने के बाद जिस रीजन में अपीयर होती है उस रीजन को हम तराई रीजन के नाम से जानते हैं। तराई रीजन में क्योंकि रिवर का बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स में आती है तो जिसके कारण यहाँ पे
एक वेटलैंड क्रिएट होता है एरिया, वो स्वाम्पी दलदली टाइप का रीजन बन जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पहले बनते थे। जो नदर्न प्लेट का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो ओल्डर एलुवियल सोइल से बना हुआ है, जो पुरानी एलुवियल सोइल है उससे बना हुआ है। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर, दिस इज नोन एज द बांगर। जो पुरानी जो मिट्टी है उससे जो पार्ट बना हुआ उसको बांगर के नाम से जानते हैं। द सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलोरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज द कंकर। कंकर बोलते हैं, तो पेबल्स के जो छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं उसको हम कंकर बोलते हैं। तो इन्हीं कंकर से ये बना हुआ है, जिसके कारण ये मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है। द न्यूअर और यंगर डिपॉजिट्स, यानी जो सबसे बाद में बना हुआ है, यंगर जिसके नाम से जुड़ा हुआ है यानी वो सबसे बाद का होगा, वो फ्लड प्लेन है, उनको खादर के नाम से बोलते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। जब फ्लड आता है तो यहाँ पर हर साल नए सेडिमेंट्स रिवर डालती रहती है, जिसके कारण ये हर साल नए होते रहते हैं, इसलिए ये फर्टाइल हैं और साथ ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ओके ये आप देख सकते हो भाबर और तराई। जब बाबर में इधर पीछे की साइड आप देखोगे तो इन कंकर्स में क्या होगा कि रिवर्स है वो लगभग एकदम से डिसअपियर हो जाती है पीछे की पार्ट में आप देखोगे तो, और तराई रीजन में जब जाएगी तो रिवर आपको दोबारा से दिखाई देने लग जाती है। ये इंडिया का जो आपका पूरा प्लेन देख सकते हो, इधर से आपका देखोगे तो ये प्लेन्स के अकॉर्डिंग ये पंजाब प्लेन, ये राजस्थान वाला प्लेन, और यहाँ से जो इंडस रिवर आ रही है वो होते होते इधर से होते होते आपके पाकिस्तान में चली जाती है। फिर ये सारा गंगेटिक प्लेन आपका, ये पूरा पार्ट का जो पूरा पार्ट ये गंगेटिक प्लेन से बना हुआ है। ओके गंगा रिवर से जो प्लेन बन रहा है ये आपका पूरा पार्ट है, ये ब्रह्मपुत्रा से बना हुआ ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, स्पेशली आसाम के अंदर। ये इंडिया के प्लेन्स इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं रिवर्स के साथ साथ। अब दोबारा से एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है खादर और बांगर के बीच अंतर क्या है, तो खादर है वो नए वाली एलुवियल सोइल से बना हुआ, बांगर है वो ओल्ड सोइल से बना हुआ है। खादर सोइल है वो लो एरियाज ऑफ द वैलीज में मिलती हैं, बॉटम ऑफ द वैलीज विच आर फ्लडेड एवरीवेयर, यहाँ पे लगभग हर साल फ्लड आती है, जिसके कारण जो सोइल है वो हर साल रिन्यू होती रहती है। बांगर है वो हाई रीजन में मिलती हैं, जिसके कारण ये फ्लड लेवल से ऊपर होती है, तो यहाँ पे फ्लड का जो डिपॉजिट्स आते हैं वो यहाँ पे जमा नहीं हो पाते हैं। डिपॉजिट्स है वो रिवर नीचे जाके डिपॉजिट करती है, कौन से इलाके में, जो खादर वाला पार्ट है वहाँ पे। ये सॉइल इसमें फाइनर टेक्सचर होता है, जिसके कारण ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। इन इसमें फाइनर टेक्सचर नहीं होता बल्कि कोरोसर टेक्सचर होता है, यानी कि इसमें कंकर ज़्यादा होते हैं। खादर सॉइल्स आर मोर फर्टाइल एज दीज आर फाउंड इन द लो एरियाज ऑफ द बॉटम ऑफ ए वैली विच आर फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। और इन इलाकों में जो है वो हाई रीजन होता है खादर की तुलना में, जिसके कारण यहाँ पे फ्लड लेवल से ऊपर होता है, जिसके कारण मिट्टी है वो हर साल नई नहीं हो पाती है, और कंकर मिट्टी उसमें बड़े बड़े कंकर छोड़ती चली जाती है, जिसके कारण फर्टिलिटी है वो इनकी कम होती है। ये देखिए आप देख सकते हो ये ऊपर वाले में किस प्रकार से कंकर वगैरह रहते हैं, और नीचे वाले में यहाँ पे रिवर हर साल आती है, तो किस प्रकार से आपका जो मिट्टी है वो रिन्यू होती चली जाती है। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया में जो पेंसुला प्लेट्यू उसकी बात कर रहे हैं कि पेंसुला प्लेट्यू इज टेबल्ड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस रॉक 7th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब भी नीचे कुछ इग्निशियस रॉक्स हैं वो आपकी जब भी वोल्केनो के बेलकोनिक एक्टिविटी होती है तो उससे इन रॉक्स का निर्माण होता है। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड का हमने देखा कि पेंजिया से जब लोरेसिया और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से अलग हुए थे तो उस समय इसका निर्माण हुआ था, मेकिंग ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, इसलिए वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास माना जाता है। इसलिए इस पार्ट में अर्थक्वेक्स आने की संभावनाएं लगभग नील होती हैं। आपने बहुत ही कम सुना होगा कि साउथ इंडिया में कभी अर्थक्वेक्स आए हों, केवल एक बार महाराष्ट्र में कोयना में एक अर्थक्वेक आया है, और उसके बारे में साइंटिस्ट अभी भी स्टडी करेंगे वहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आया। दिस प्लेट्यू कंटिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। ये प्लेट्यू रीजन है वो भी 2 ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड हो रखा है, जिसको एक का नाम सेंट्रल हाईलैंड्स है और दूसरे का डेक्कन प्लेट्यू है। सेंट्रल हाईलैंड्स इंडिया के यदि मैप देखोगे तो एमपी और गुजरात के आसपास जो हिल्स वगैरह बनी हुई है उनको सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं, और उसके नीचे सदर्न पार्ट में आप डेक्कन प्लेट्यू के नाम से उसको जानते हो। द पार्ट ऑफ द पेंसुला प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। जो एमपी में जो नर्मदा रिवर प्रवाहित हो रही है उसके नॉर्थ वाला पार्ट है उसको मालवा प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, जिसको सेंट्रल हाईलैंड्स भी बोलते हैं। विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द साउथ ऑफ द अरावली ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। और इसके साउथ वाला पार्ट है उसको विंध्या रेंज के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा रिवर है वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, इस वाले पार्ट को आप सेंट्रल हाईलैंड्स या मालवा प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, और इस रिवर के साउथ वाले पार्ट को आप विंध्यन रेंज या अरावली रेंज के नाम से जानते हैं। ये देखिए इंडिया का प्लेट्यू रीजन आप देखोगे तो ये सारा प्लेट्यू इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से बना हुआ है, और इसके कुछ पार्ट आपको इधर भी दिखाई देंगे।
ये यहाँ पे, ठीक है। इधर वाला आप अपर वाला देखोगे तो ये आपका मालवा प्लेट्यू है, और इसके बीच में ये नर्मदा रिवर है, और इसके पास ये आपका विंध्यन प्लेट्यू है, और इधर पार्ट में ये आपकी अरावली रेंज है। ये दोबारा से हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए इनको अलग अलग जो एरिया के अकॉर्डिंग जो नाम दिया गया है इस पूरे प्लेट्यू को। ये ऊपर वाला पार्ट इसको बुंदेलखंड प्लेट्यू बोलते हैं, इधर वाला पार्ट जो एमपी में इसको मालवा प्लेट्यू, नीचे जो पूरा पार्ट होगा इसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, फिर कर्नाटका में इसको कर्नाटका प्लेट्यू बोलते हैं, फिर ये आपका बंगेलखंड प्लेट्यू, फिर ये आपका दंडकारण्य प्लेट्यू जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, फिर तेलंगाना में तेलंगाना प्लेट्यू, और ये आसाम के अंदर इधर इस साइड में शिलोंग प्लेट्यू, और फिर ये इधर झारखंड वगैरह में आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से इसको जाना जाता है। ये पूरा आपका इस प्रकार से एक त्रिकोण के अंदर ये प्लेट्यू हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू इस प्रकार से फॉर्म हुआ है। ओके, ये पूरा इंडिया का फिजिकल मैप देखोगे तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा हिमालयन रेंज है। फिर ये यहाँ पे इस साइड में देखोगे तो इंडिया का डेजर्टिक, ये थार वाला डेजर्ट वाला पार्ट है इस पार्ट में। ये सारे पार्ट आप देखोगे तो इधर आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में आपके कोस्टल प्लेन्स हैं। फिर इधर आप देखोगे तो अंडमान एंड आइलैंड्स वाले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इस साइड में लक्षद्वीप वाले जो आपके पार्ट्स हैं, और बाकी ये बीच का पार्ट है इंडिया का प्लेट्यू वाला पार्ट है। इधर ये आपका गंगेटिक वाला प्लेन्स है, इधर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं, और इस साइड्स में होते हुए आपकी जो इंडस रिवर इधर से होते हुए पाकिस्तान में जाकर एक प्लेन का निर्माण कर रही है। ओके, प्लेट्यू हमेशा 6th क्लास में आप पढ़ के आए हो। प्लेट्यू और प्लेन्स में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो प्लेट्यू होता है उसका जो अपर पार्ट होता है वो टेबल लैंड जैसा होता है, मतलब ये आपके माउंटेन की तरह इस प्रकार से नहीं होता, बल्कि अपर पार्ट एकदम से फ्लैट रहता है इसका, ठीक है। और दूसरा जो प्लेट्यू होता है उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि वो आसपास के इलाकों से हाइटेड होता है, तो यानी ये प्लेन आपका कम हाइट के ऊपर है, और ये अपर जो उठा हुआ पार्ट है ये प्लेट्यू हो गया आपका। इसका अपर पार्ट देखोगे एकदम टेबल टॉप रहेगा, एकदम फ्लैट रहेगा। दोबारा से फिजिकल फीचर्स यदि इंडिया की समझने की कोशिश करें तो ये आपका इंडियन डेजर्ट होगा, ये डेक्कन प्लेट्यू होगा, ये नदर्न प्लेन्स हो गए, ये हिमालयन रेंज, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और इस साइड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इस साइड में आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब जो प्लेट्यू को जो पार्ट में डिवाइड किया गया तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स, बीच में जो अपर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट इसको सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स में इधर आपके अरावली हिल्स है, फिर विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज के पास इधर आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, फिर इस साइड में आपका आसाम वाला जो प्लेट्यू है, फिर इधर डेक्कन प्लेट्यू में अलग से पूरा पार्ट डेक्कन प्लेट्यू का। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड और बघेलखंड। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का उसको बंगेलखंड या बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। ईस्ट में और बढ़ते जाओ तो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि स्पेशली जो झारखंड वाले पार्ट में वहाँ पर आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलेगा, जिसमें कि मेन रिवर है वो दामोदर रिवर है वहाँ की। डेक्कन प्लेट्यू जो ट्राइंगल लैंडमास, ट्राइंगल लैंडमास ये इस प्रकार से बनाता है, इस प्रकार से एक ट्राइंगल बन जाता है, तो इसको आप डेक्कन प्लेट्यू बोलते हो, जो कि साउथ ऑफ द, जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर यहाँ बीच से, इसके अपर पार्ट में आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है, और साउथ के अंदर आपका डेक्कन प्लेट्यू है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इनटू ब्रॉड बेस इनटू द नॉर्थ, व्हाइल द महादेव एंड कैमूर हिल्स एंड द मैकाले रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन। इसके अलग अलग एक्सटेंशन है जिनके अलग अलग नाम है, एक का महादेव रेंज है, एक का कैमूर हिल्स है, एक का मैकाले रेंज है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। डेक्कन प्लेट्यू को यदि आप देखोगे तो वेस्टर्न साइड में आप देखोगे कि ये इंडिया का ये पार्ट है, यदि इसमें आप डेक्कन प्लेट्यू देखोगे तो इस वेस्टर्न साइड में डेक्कन प्लेट्यू की हाइट ज़्यादा है, और ईस्टर्न साइड में इसकी हाइट कम है, तो इसका स्लोप इधर से आपको इधर दिखाई देगा। इसलिए साउथ इंडिया की ज़्यादातर रिवर आप देखोगे तो ये इधर से होकर बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती हैं, ठीक है। केवल 2 ही रिवर हैं जो इसको फॉलो नहीं करती हैं, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती रिवर, जो कि इंडिया के इस साइड में जा रही हैं, जो बड़ी रिवर्स में। एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल ऑन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय कार्बी एंड अलोंग प्लेट्यू एंड द नॉर्थ सरकार प्लेट हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाई ए फोल्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। दीज प्रोमिनेंट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। जो पहले मैप में हमने स्पेशली आसाम में हमने देखा था, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, ये सारे इसी प्लेट्यू का एक्सटेंशन माने जाती हैं, ये हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है। ये देखिए दोबारा से हम पार्ट करते हैं, ये शिलोंग या जो मेघालय प्लेट्यू वाली है, तो इसमें जो 3 अलग से जो हिल रेंज हैं, गारो, खासी और जैंतिया हिल रेंज इनको बोलते हैं, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में जब एक्सटेंशन हुआ तो उसके कारण ये अलग हो गई हैं, ये माना जाता है। दोबारा से अपर वाला ये बुंदेलखंड वाला प्लेट्यू है ऊपर, ये मालवा प्लेट्यू है,
फिर इधर ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू हमने बात की थी कि पूरा एक एकदम से ट्रायंगल के रूप में है। और फिर ये आपका हजारीबाग प्लेट्यू, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है। फिर ये छत्तीसगढ़ प्लेन्स, और फिर ये दंडकारण्य प्लेट्यू, और ये तेलंगाना प्लेट्यू। ये आपके हिल्स हैं, देखिए गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, तीनों को एक बार नाम लाइन से याद कर लेना, ठीक है। और यदि पहले वाला याद हो तो ये किसका पार्ट है, ये हमने पहले भी बात किया था कि हिमालय एकदम से यहाँ पे जो साउथ में हो जाता है तो उसके बाद इसका पार्ट है, जिसको हम पूर्वांचल का नाम दिया था। तो ये प्लेट्यू का पार्ट नहीं है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो घाट्स का आपको पता है, ये इधर जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है इसका इस साइड वाला जो ये पार्ट है इसको आप वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हो, इस वाला पार्ट है इसको आप ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे इसके पैरेलल में पूरा जो घाट बना हुआ है उसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। ये कंटिन्यूस है, कैन बी क्रॉस्ड थ्रू दी पासेज ओनली। जो वेस्टर्न घाट वाली रेंज है वो एकदम लगातार में है, तो यहाँ पे इसके जो दो रेंज है उनके बीच में कुछ पासेज बने हुए हैं, उनके बीच से इनको क्रॉस किया जा सकता है इन रेंजेस को। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट है यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनकी हाइट है वो कम है, जबकि वेस्टर्न घाट की हाइट है वो ज़्यादा है। द ईस्टर्न घाट स्टेज फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, जो नीलगिरी है वहाँ जाकर माना जाता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूड एंड इरेगुलर डिसेंडेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग बाय द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट की जो रेंज है वो रेगुलर रेंज है, इसके बीच में केवल आप जो पासेज है उनसे आप जा सकते हो, लेकिन ईस्टर्न घाट के अंदर जो रेंज है वो इरेगुलर है, मतलब लगातार नहीं है, और उनके बीच में बहुत सारी रिवर्स है, उनका फ्लो आपको देखने को मिलता है। द वेस्टर्न घाट्स को जो ओरोग्राफिक रेंज बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू द राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। दूसरा जो वेस्टर्न घाट है इसका इंपॉर्टेंस हमारे इंडिया के रेनफॉल में भी है कि देखिए इस प्रकार से इस वेस्टर्न घाट की जो रेंज है वो हाइटेड हैं, तो यहाँ पे जैसे ही अरेबियन सी से मानसूनी विंड्स आती हैं तो मानसूनी विंड्स यहाँ इनसे टकराती हैं, तो ये बैरियर का काम करती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कोस्टल रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसीलिए हम देखते हैं ना इंडिया में जो मानसून की शुरुआत है वो सबसे पहले केरला में होती है, यहाँ पे जब वो हिट डाउन करती हैं मानसूनी विंड्स, जबकि इस प्रकार की रेनफॉल ईस्टर्न घाट में नहीं होती है, क्योंकि ईस्टर्न घाट में जो ये रेंज है ये बहुत ही इनकी हाइट से बहुत कम है, तो वो जो हवाएं हैं वो इसी के पैरेलल होकर ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाती है। दी हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वेस्टर्न घाट की जो पीक्स हैं वो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ उनकी हाइट बढ़ती जाती है। इसकी जो सबसे हाइएस्ट पीक है उसका नाम याद रखना है, उसका अनई मुडई नाम है सबसे हाइएस्ट पीक है। दी डोडापेटा, उसका सेकंड नंबर डोडापेटा है। जो महेंद्रगिरी हिल्स है इज दी हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम महेंद्रगिरी है। सेवरोई हिल्स एंड द जवेरी हिल्स आर लोकेटेड टू दिस साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, सेवरोई हिल्स और जावेरी हिल्स। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज द डेक्कन ट्रेप। यहाँ की जो मिट्टी है वो इंपॉर्टेंट जो सॉइल है उसका नाम ब्लैक सॉइल है, क्योंकि ये आपका इग्निशियस प्रोसेस से बनी हुई, इग्निशियस रॉक से बनी हुई है, साथ ही यहाँ पे जब उस समय वोल्केनिक एक्टिविटी से बनी हुई है, तो ये सारी की सारी मिट्टी का कलर है ब्लैक सॉइल है, जिसको कपास सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो आपकी कॉटन क्रॉप है, इसलिए कॉटन सॉइल भी इसको बोलते हैं। कलर में ब्लैक होती है। दिस इज वोल्केनिक ओरिजिन, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उससे इसका ओरिजिन हुआ है। हैंस दी रॉक्स आर इग्निशियस, तो इग्निशियस रॉक से ये बनी हुई है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिनोडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल्स। तो इग्निशियस रॉक्स हैं वो लंबे समय तक जब इनका डिनोड होते रहे, जब इनका छोटा छोटा पार्ट्स है वो मिक्सचर ग्राइंड के रूप में मिलता रहा, तो उससे यहाँ पे जो जिस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ उसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। दी अरावली हिल्स लाइज इन दी वेस्टर्न एंड दी नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। जो वेस्टर्न और इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो राजस्थान वाला पार्ट है, स्पेशली अरावली हिल्स जो कि गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से राजस्थान में जाती है, राजस्थान से होती हुई दिल्ली तक आप इसका विस्तार देख सकते हो। हमारा जो प्रेसिडेंशियल हाउस है वो इसी अरावली रेंज के रायसीना हिल्स पे बना हुआ है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड टू बी ब्रोकन हिल्स। ये हिल्स हैं, इनका बहुत सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास मानी जाती है अरावली हिल्स, और माना जाता है किसी समय इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मॉडर्न टाइम इनकी हाइट एकदम से कम हो गई है, तो उसका रीज़न बोलते हैं कि ये लगातार इरोड होती चली गई हैं, इसलिए इनकी हाइट है वो कम होती गई है। दे एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन दी साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इनका जो एक्सटेंशन अरावली हिल का है वो गुजरात से दिल्ली तक है। ओके, ये आप दोबारा से देखिए, ये अरावली रेंज गुजरात से शुरू होते हुए दिल्ली की साइड जा रही है। ये बुंदेलखंड रेंज आपकी, ये इधर से नर्मदा जो रिवर जा रही है,
नर्मदा रिवर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। इधर वाले को सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, इधर वाले को डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। और ये सारा डेक्कन प्लेटू में इस पार्ट से जो है ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, इधर से आपका ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स में जो है वो ज़्यादातर हिल्स है, उनकी हाइट ज़्यादा है। ईस्टर्न घाट्स में हिल्स हैं, उनकी हाइट कम है। ईस्टर्न घाट्स में हिल्स हैं वो लगातार नहीं है, मतलब बीच बीच में उनके गैप है, लेकिन वेस्टर्न घाट में हिल्स के बीच में बहुत कम पासेज हैं। तो इनसे आप आंसर कोई भी वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट का डिफरेंस लिखना हो या प्लेटो के बारे में लिखना हो, आप किसी भी आंसर को दे सकते हो। डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में डिफरेंस बताना हो तो ये देखिए, ये पूरे के पूरे आपकी पैरेलल रेंज है। यहाँ पे रेंज है वो पैरेलल नहीं है। दूसरा ये जो रेंज है इनकी हाइट ज़्यादा है, इनकी हाइट कम है। दूसरा इसका स्लोप है वो आपका वेस्टर्न से ईस्टर्न की साइड है। दूसरा वेस्टर्न घाट है वो यहाँ पे मानसूनी विंड्स को रोककर रिवर को रेनफॉल को जनरेट करती हैं, जबकि ईस्टर्न घाट ऐसा नहीं कर पाती हैं। ये डिफरेंस है पूरा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। एग्जाम में लगभग हर साल एक सवाल यहाँ से आता है, तो ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न घाट फॉर्म्स द वेस्टर्न आर्म ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू की जो वेस्टर्न साइड है वो उसको वेस्टर्न घाट बनते हैं। ईस्टर्न साइड में आप देखोगे तो उसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है पेनिनसुला प्लेटू के। ये जो घाट्स की जो हिल्स हैं वो रेगुलर हैं, कंपेरेटिवली हाई हैं। यहाँ की जो ईस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं वो रेगुलर नहीं है, और उनकी जो एलिवेशन है, जो उनकी हाइट है वो भी कम है। वेस्टर्न घाट्स हैं ये अरेबियन सी को फेस करते हैं, ये आपके बे ऑफ बंगाल को फेस करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे कुछ ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। यहाँ पर रेनफॉल कोस्टल इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। दीज घाट्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस रेंज। यहाँ पे जो हिल रेंज है वो कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे जो हिल रेंज है वो डिसकंटिन्यूस है, यानी बीच बीच में उनके गैप्स हैं। ठीक है। द ऑनेस्ट ऑफ मानसून इज एक्सपीरियंस्ड बाय द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जब भी मानसून रेनफॉल की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट में होती है। ईस्टर्न घाट में इस प्रकार का मानसूनी विंड से कोई रेनफॉल मोस्टली नहीं होता है। यहाँ पर जो अक्टूबर नवंबर में जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, जो लौटता हुआ मानसून होता है, उसके कारण रेनफॉल जनरेट होता है। ये हम मानसून वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। अब हम बात करें इंडियन डेजर्ट की। तो इंडियन डेजर्ट है वो आपको पता है कि इंडिया के अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में, स्पेशली राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको सैंड डून्स यानी मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले देखने को मिलेंगे। इस रीजन में रेनफॉल है वो 150 mm से भी कम होता है, जिसके कारण यहाँ क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है। वेजिटेशन है वो बहुत ही कम है। वेजिटेशन में ज़्यादातर यहाँ पर थोड़ी बुशेज वगैरह मिलती हैं। साथ ही यहाँ पे जो किसी प्रकार की आपको रिवर भी कोई नहीं देखने को मिलती है। केवल एकमात्र रिवर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो लोनी रिवर है, जो इस रीजन की ओनली लार्ज रिवर है। इस रीजन की केवल एक बड़ी रिवर है। ओके, ये आपके सैंड डून्स ऑफ द डेजर्ट्स। अब हम बात करें कोस्टल प्लेन्स की। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के साथ साथ जिन प्लेन्स, जो कोस्टल रीजन में जिन प्लेन्स का निर्माण हुआ है, उनको हम कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। तो द पेनिनसुला प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea is narrow plain. It consists of 3 sections. देखिए ये आप देखिए ये पूरा पार्ट है। तो यहाँ पे इस साइड में आपका अरेबियन सी हो गया, और यहाँ पे जो छोटे छोटे जो प्लेन्स बने हैं, और यहाँ पे आपका हो गया वेस्टर्न घाट की हिल्स। तो इनके बीच में जो ये यहाँ पे जो प्लेन्स है, उन प्लेन्स को कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये कोस्टल प्लेन है, इनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के नाम से 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला नाम है, मुंबई और गोवा के अंदर जो इस प्रकार का जो प्लेन आपको मिलता है उसको कोंकण के नाम से जानते हैं। कर्नाटका में जो प्लेन है उसको कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं, और केरला में जो प्लेन है उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तीनों स्टेट का आप समझ गए। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। ये प्लेन्स है यहाँ पर क्योंकि हिल रेंज ज़्यादा है, तो यहाँ पे इनकी स्ट्रिप है वो बहुत ही नैरो स्ट्रिप है। लेकिन इस साइड में, ईस्टर्न साइड में प्लेन्स हैं वो वाइडर हैं, उनकी चौड़ाई ज़्यादा है। यहाँ भी इनका नाम अलग अलग है। इनका जो बे ऑफ बंगाल के पास का जो नदर्न रेफर वाला पार्ट है वो नदर्न सर्कल के नाम से जानते हैं। उसके बाद सदर्न पार्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो पार्ट है इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। इसके ऊपर वाला पार्ट है इसको नदर्न सरकार के नाम से जानते हैं। मैप में देखते हैं हम एक बार। ये देखिए गोवा और मुंबई वाला पार्ट है। गोवा और जो महाराष्ट्र का जो पार्ट है इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। इधर जो कर्नाटका का पार्ट है इसको कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं, और जो केरला वाली जो स्ट्रिप है इसको हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। इधर जो तमिलनाडु से लेकर जो अपर वाला पार्ट है इसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। जो आंध्रा से लेकर ऊपर वाला पार्ट है इसको आप आंध्रा कोस्ट के आसपास वाला इसको नदर्न सरकार के नाम से जानते हैं, जो कि
यहाँ से शुरू होते हुए ऊपर उड़ीसा तक चला गया है। ओके, नाम याद हो गया आपको? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नाम याद रखने एग्जाम में एमसीक्यू पर्पज़ के लिए। जो गुजरात, जो आपका इधर महाराष्ट्र वाला पार्ट और जो गोवा वाला पार्ट है, वहाँ पर जो कोस्टल प्लेन्स है उसको कोंकण कोस्ट के नाम से या कोंकण प्लेन्स के नाम से जानते हैं। कर्नाटका में उसको याद रखना ईजी है, उसको कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं। केरला का जो पार्ट है उसको मालाबार कोस्ट या मालाबार प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इधर तमिलनाडु से लेकर ऊपर पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। और उससे ऊपर जो पूरा उड़ीसा तक फैला हुआ है उसको हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ये आप देखिए दोबारा से, ये आपका इधर हो गया महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कोंकण कोस्ट, फिर ये आपका कर्नाटका वाला उसको कन्नड़ के नाम से जानते हैं, और ये फिर ये आपका केरला वाला हो गया मालाबार कोस्ट। इधर ये तमिलनाडु की स्ट्रिप से लेकर ऊपर बीच में मिडिल आंध्रा तक आपका हो गया कोरोमंडल कोस्ट, और फिर ये तेलंगाना वाला पार्ट से लेकर ऊपर उड़ीसा तक आपका हो गया नदन सरकार, उत्तरी सरकार के नाम से इसको जानते हैं। दोबारा से वही कोस्ट, गुजरात का कोस्ट है उसको काठियावाड़ी कोस्ट बोलते हैं, लेकिन ये आपका इन प्लेन्स में शामिल नहीं होता है। ये जो आपका गोवा वाला और महाराष्ट्र वाला कोस्ट है कोंकण कोस्ट, कर्नाटका वाला कन्नड़ कोस्ट, और ये कन्याकुमारी या इसको के दूसरा नाम दिया था हमने मालाबार कोस्ट। इधर ये तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल कोस्ट, इधर आंध्रा वाले को आंध्रा कोस्ट या फिर, और ये उड़ीसा वाले को उत्कल कोस्ट, और इन सब को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, उत्तरी सरकार प्लेन्स। अब हम फाइनल जो पार्ट है हमारा वो है आइलैंड्स का। तो आइलैंड्स हमारे यहाँ पर दो आइलैंड्स हैं, एक लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और दूसरा आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर लाइंग इन द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला के इधर आपके ऊपर नीचे की तरफ अरेबियन सी में आपको मिलेंगे। दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ द स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कोरल जो होते हैं उनके स्केल्टन से ये आइलैंड्स बने हुए हैं। कवारत्ती आइलैंड है वो यहाँ की कैपिटल है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। दीज आइलैंड ग्रुप्स है द लार्जेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, यानी यहाँ पे जो एनिमल्स और आपके जो प्लांट्स हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। बे ऑफ बंगाल में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उनका नाम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमेरियस एंड स्केटर्ड। लक्षद्वीप के कंपैरिजन में ये इनकी साइज बड़ी है और साथ ही बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इनको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला अंडमान आइलैंड्स जो नॉर्थ साइड में है, और साउथ वाले को निकोबार आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेशन पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ये माना जाता है कि जो हिमालय पुराने टाइम में यहाँ पे पूरा हिमालय का एक्सटेंशन था, और ये हिमालय का एक्सटेंशन आज सबमर्ज्ड हो गया, और सबमर्ज होने के बाद जो अपर पार्ट है माउंटेन का वहीं पे इन आइलैंड्स का निर्माण हुआ निकोबार आइलैंड्स में, ये माना जाता है। तो ये आपके आइलैंड्स आप देख सकते हो, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड इधर आपका अरेबियन सी के अंदर, और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा चैप्टर कंक्लूड होता है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी चीज़ समझ नहीं आई हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।